हाय एवरीवन, माय नेम इज अंशुल गुप्ता। आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का एक नया चैप्टर जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसके पहले हम दो चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। ये एक तरह से रिविजन वीडियोस हैं, रिविजन्स की एक सीरीज है जिसमें हम हर एक चैप्टर को एनसीईआरटी से एक एक पॉइंट, एक एक कीवर्ड को एक अच्छी स्पीड से कवर करते हुए हम उसमें चलते हैं ताकि आपका पूरा चैप्टर यहाँ पर कवर हो जाए और आपको पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू यहाँ पर मिल जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट विद दिस चैप्टर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ऑलराइट, सो ओके, इंट्रोडक्शन। कंज्यूमर इज सेड टू बी अ किंग इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। देखो, कंज्यूमर हमेशा किंग होता है। जैसे कि कंज्यूमर के हिसाब से प्रोडक्ट बनाना पड़ता है, बेचना पड़ता है, प्राइसिंग रखनी पड़ती है, क्वालिटी रखनी पड़ती है, तभी जाके वो प्रोडक्ट आपका बिकता है, तभी आप सक्सीड हो पाते हो इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी, जहां पे कस्टमर, कंज्यूमर जो है वो फ्री है, उसे क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है इन सब चीजों को लेकर। अर्लियर अप्रोच वाज द क्वीट एम्परर विच मींस लेट द बायर बिवेयर। पहले अप्रोच क्या थी, उसका नाम था क्वीट एम्पटर, सॉरी, द अप्रोच वाज क्वीट एम्पटर। उसका क्या मतलब है, लेट द बायर बिवेयर, मतलब कि जो कंज्यूमर है, जो बायर है, जो खरीदार है, उसे सोचने दो कि क्या ये प्रोडक्ट ठीक है या नहीं है, या उसके हिसाब से है या नहीं है, उसे सोचने दो और वो बच के चलेगा। हम तो भाई ये बना रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं, तू देख तेरे को लेना है कि नहीं लेना, ठीक है। इट हैज नाउ बीन चेंज टू क्वीट वेंडिटर, यानी लेट द सेलर बिवेयर। अब जो अप्रोच है उसमें सेलर को ध्यान दे के चलना है कि भैया कंज्यूमर का हर तरीके से उसकी नीड्स, रिक्वायरमेंट्स, उसकी एस्पिरेशंस का ध्यान मैंने रख के चलना है, तभी वो प्रोडक्ट खरीदेगा, वरना वो नहीं खरीदेगा। एक तरह से एक सेलर को चेज करना पड़ता है, कंज्यूमर को उसका माइंड रीड करना पड़ता है कि क्या चाहता है वो। पहले ऐसा नहीं था, पहले सेलर कहता था भैया ये प्रोडक्ट है, तू देख ले तूने लेना है कि नहीं लेना है, लेकिन अब वो चीज नहीं है। However, with the growing competition in an attempt to increase their सेल्स बढ़ाने के लिए, मार्केट को कैप्चर करने के लिए जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं या कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो क्या करते हैं, वो कुछ उल्टे सीधे तरीके अपनाते हैं, यानी कि कुछ गलत एडवर्टीजमेंट करते हैं, कस्टमर को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, डिफेक्टिव प्रोडक्ट उनको बेच देते हैं, माल सस्ता करने के लिए उसमें कुछ मिक्सिंग कर देते हैं जिसे हम अडल्ट्रेशन बोलते हैं। एडवर्टीजमेंट ऐसी लगाते हैं जो कि मिसलीडिंग है। सीजन के टाइम पे माल का स्टॉक करके बैठ जाते हैं ताकि प्राइस बढ़े तो हम माल बेच दें। इसे बोलते हैं होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। जैसे सपोज कभी प्याज की शॉर्टेज हो गई तो प्याज के जो व्यापारी हैं वो प्याज का स्टॉक कर लेते हैं, 100-200 टन प्याज लेकर रख लेते हैं, और जब मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट करके जब प्याज महंगा हो जाएगा फिर उसे बेच देंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। ऑलराइट, ओके। Thus, there is a need for providing adequate protection to the consumers. भाई कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की यहां पर जरूरत आ जाती है। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, इसके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं। पहले हम पढ़ के चल रहे हैं कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, यानी हम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों है। पहली बात तो यह है कि जी, फर्स्ट पॉइंट, कंज्यूमर को पता ही नहीं उसकी राइट्स क्या है, बिलीफ्स क्या हैं, तो एक तरह से उसे एजुकेट करने की जरूरत है कि भैया अगर तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो ये तुम्हारे अधिकार हैं, तुम इसको क्लेम कर सकते हो, ठीक है। ज्यादा आपको दबने की जरूरत नहीं है, सप्रेस होने की जरूरत नहीं है। अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स, होता क्या है, एक कंज्यूमर के साथ कुछ गलत हो गया तो वो कहता है छोड़ो यार, मैं अकेला इतनी बड़ी कंपनी के साथ मैं कैसे लड़ूंगा, तो ऑर्गेनाइज नहीं है। तो कंज्यूमर्स को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, एक कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जरूरत है, ताकि कंज्यूमर के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो हिचकिचाए नहीं, डरे नहीं, और वो खुल के आगे आए कंपनी के अगेंस्ट। वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स, अडल्ट्रेशन यानी फूड में मिक्सिंग होती है, एडवर्टाइजिंग होती है गलत, होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग होती है, जिसकी वजह से कंज्यूमर को बचाने की जरूरत है। नेक्स्ट वी कम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस। अब बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इसके अंदर चेंजेस लाने की जरूरत है, क्यों प्रोटेक्शन की जरूरत है? देखो, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेसेस को ये पता लग गया है कि हमारा जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है वो तभी होगा, हम तभी ग्रो कर पाएंगे जब हमारी रिपीट सेल्स आ रही हैं, वो कस्टमर हमें दोबारा ऑर्डर दे रहा है, हमें अच्छा फीडबैक दे रहा है, ठीक है, हमारा एक अच्छा बेस बन रहा है, तभी वो चीज आपकी सक्सेसफुल हो पाती है। बिजनेसेस यूज द सोसाइटीज रिसोर्सेज। देखो, कोई भी बिजनेस है, कोई फैक्ट्री है, तो वो सोसाइटी की रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके ही अपना काम चलाते हैं,
ठीक है। तो उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम कंज्यूमर का ध्यान रख के चलें, उन्हें प्रोटेक्ट करके चलें, उन्हें सही माल बेचें सही टर्म्स एंड कंडीशंस पे, ये उनकी जिम्मेदारी है। अब आ जाते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, एक जो बिजनेस होता है, बिजनेस मेक मनी बाय सेलिंग गुड्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द कंज्यूमर्स, ठीक है। तो एक तरह से उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखें अपने कंज्यूमर्स का। नेक्स्ट कम्स मॉरल जस्टिफिकेशन। एक किसी भी बिजनेस की मॉरल ड्यूटी है कि वो अपने कस्टमर का ध्यान रख के चले। देखो, ये जो पॉइंट्स है ना कि सोसाइटीज रिसोर्सेज एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल जस्टिफिकेशन, इसके अंदर का मैटर मोर और लेस सिमिलर सा है। हेडिंग्स आपको याद होनी जरूरी है, बाकी अंदर आपको अपनी लैंग्वेज में बनाकर ही लिखना है। नेक्स्ट कम्स गवर्नमेंट इंटरवेंशन। देखो, जो भी एक तरह से अ बिजनेस एंगेजिंग इन एनी फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉइटिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, कोई भी बिजनेस अगर कोई गलत प्रैक्टिस कर रहा है तो वो एक तरह से न्योता दे रहा है, वो इनवाइट कर रहा है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट बीच में आके फिर उसको सीधा कर देगी। और अगर ऐसा होता है तो उससे उस बिजनेस की, उस कंपनी की इमेज खराब होती है, रेपुटेशन खराब होती है, मार्केट में उसकी छवि बिगड़ती है, जिसकी वजह से वो एक्सप्लॉइटेशन करने से डरेगा। ओके, नेक्स्ट कम्स लीगल प्रोटेक्शन टू द कंज्यूमर्स। भाई, कंज्यूमर्स की प्रोटेक्शन करनी है, ठीक है, गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन इसके पीछे कोई लॉ भी होना चाहिए। जब तक लॉ नहीं होगा, कोई कानून नहीं होगा, तो एक बाइंडिंग फोर्स नहीं क्रिएट होगी जिससे कि कंज्यूमर की प्रोटेक्शन हो पाएगी। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट दिस वन इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये आपको साल याद होना चाहिए, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये क्या करती है? कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है और उसे प्रमोट भी करती है। किसके अगेंस्ट? अगर कोई डिफेक्टिव गुड्स है या सर्विसेज ठीक से नहीं मिली उसको, या उसके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उसकी मदद करती है। इसमें एक 3 टियर मशीनरी है, यानी 3 लेवल पर ये काम होता है। एक है आपका डिस्ट्रिक्ट फोरम्स, दूसरा है स्टेट कमीशंस एंड तीसरा है नेशनल कमीशन। इन 3 लेवल्स पर काम होता है अलग अलग तरीके से। नेक्स्ट कम्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872, वेरी फेमस एंड वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। ये एक्ट बताती है कि अगर 2 पार्टियां हैं, 2 पार्टियों ने अपने बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एक प्रॉमिस कर लिया, तो ये बताती है कि इसकी कंडीशंस जो हैं वो किस केस में बाइंडिंग होंगी। मतलब दोनों को उस कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा है वो पूरा करना पड़ेगा। ये सब लिखा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ठीक है। सपोज आज मैं हूं, मैंने किसी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई मैं तेरे को माल बेचूंगा, तो मुझे पेमेंट देगा, 1 महीने बाद देगा तो मुझे पेमेंट, मैं माल आज तुझे भेज दूंगा सारा। तो उसकी कंडीशंस को एनफोर्स कराने के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना हुआ है, जिसके अंदर लिखा है कि अगर इस तरह का कोई एग्रीमेंट है 2 पार्टीज के बीच में, तो दोनों पार्टीज को उस एग्रीमेंट को पूरा करना पड़ेगा। ऑल राइट, नेक्स्ट इज द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ये प्रोटेक्ट करती है बायर्स को। अगर जो गुड्स हैं वो जो उनकी कंडीशंस हैं, वारंटीज हैं, उसके साथ उससे कंप्लाई नहीं कर रहे, तो ठीक है। सपोज गुड्स में कोई वारंटी थी और अब गुड्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है और कंपनी उस वारंटी को फुलफिल करने से मना कर रही है, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट बीच में आ जाएगा। नेक्स्ट इज द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। देखो, ये एक्ट क्या करती है, इसका एम क्या है कि कंट्रोल करती है कुछ एसेंशियल कमोडिटीज को। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू हियर, मेडिसिन एक एसेंशियल कमोडिटी है, सबको चाहिए और इसके बिना गुजारा नहीं हो सकता। तो अब सपोज क्रोसिन एक कंपनी है, पैरासीटामोल एक मेडिसिन आती है, पैरासीटामोल एक सॉल्ट होता है उसमें। सपोज पैरासीटामोल के प्राइसेस सब कंपनीज इकट्ठा करके बहुत बहुत ज्यादा बढ़ा दें, तो कस्टमर कैसे खरीदेगा वो दवाई? और वो तो एक बहुत ही बेसिक सी दवाई है, बुखार में सब लोग लेते हैं पैरासीटामोल। तो ये एक्ट जो है इन एसेंशियल कमोडिटीज की प्रोडक्शन को, इनकी सप्लाई को, इनकी प्रोडक्शन को, सप्लाई को, डिस्ट्रीब्यूशन को, इन सब को कंट्रोल करती है कि कुछ एंटी सोशल एक्टिविटीज जैसे कि होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, ये चीजें नहीं होनी चाहिए इन एसेंशियल कमोडिटीज के साथ। नेक्स्ट कम्स एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट, ठीक है, इसे बोलते हैं अगमार्क, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट। इसमें क्या होता है, इसमें एग्रीकल्चरल कमोडिटीज एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स, इनके लिए प्रोटेक्शन दी गई है। ये एक्ट क्या करती है, द क्वालिटी मार्क प्रोवाइडेड इज एगमार्क, एक्रोनिम फॉर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। जो अच्छी क्वालिटी के गुड्स हैं
उसके ऊपर जैसे होता है ना एक ISI मार्क आपने देखा होगा बिजली के सामान पे, और गोल्ड के ऊपर आपने देखा होगा एक मार्क होता है, हॉल मार्क होता है। तो ऐसी एग्रीकल्चरल चीजों के ऊपर अगमार्क मतलब लिखा होता है कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का है, ठीक है। द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954। अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिक्सिंग करना, ठीक है। आपकी जो खाने पीने की चीजों में मिक्सिंग कर देते हैं, कुछ जैसे सफेद रंग के, जैसे चावल सफेद रंग के होते हैं तो उसमें कोई सफेद रंग के आइटम मिक्स कर देंगे, कोई आइटम ब्लैक कलर की है तो उसमें ब्लैक कलर का कुछ और मिक्स कर देंगे ताकि वो सस्ती बिके। तो ये एक तरह से फूड अडल्ट्रेशन को रोकती है। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एक्ट 1976। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंज्यूमर को 1 किलो बोल के 900 ग्राम सामान दे दिया, वो वेट्स के ऊपर ये ध्यान देती है। ट्रेडमार्क्स एक्ट, दिस एक्ट प्रिवेंट्स द यूज ऑफ फ्रॉडुलेंट मार्क्स ऑन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स के ऊपर कोई फ्रॉडुलेंट या गलत मार्क्स नहीं होने चाहिए, ये ट्रेडमार्क एक्ट उसको प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट इज द कंपटीशन एक्ट 2002। ये क्या होता है कि जब बहुत दो बड़ी बड़ी कंपनीज आके, सपोज गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि ये दो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और अगर ये दोनों इकट्ठे आ गई तो ये मोनोपोली बन जाएगी और प्रोडक्ट के प्राइसेस आसमान छुएंगे या सर्विसेज बहुत महंगी हो जाएंगी, तो फिर उस तरह के मर्जर को रोकने के लिए कंपटीशन एक्ट बीच में आ जाता है कि भैया आप दोनों का मर्जर नहीं हो सकता, ठीक है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 1986। द ब्यूरो हैज 2 मेजर एक्टिविटीज। वन, फॉर्मुलेशन ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ गुड्स। भाई जो भी गुड्स बन रहे हैं वो क्वालिटी के होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के, अच्छे स्टैंडर्ड्स के, ठीक है। एंड देयर सर्टिफिकेशन थ्रू द BIS सर्टिफिकेशन स्क्रीन। और जो भी अच्छी स्टैंडर्ड्स के जो गुड्स बन रहे हैं उनके ऊपर एक BIS का मार्क लगता है, ठप्पा लगता है कि हाँ जी ये वाले गुड्स अच्छी क्वालिटी के, ठीक है। मैन्युफैक्चरर्स आर परमिटेड टू यूज द ISI मार्क ऑन देयर प्रोडक्ट्स ओनली, सॉरी BIS नहीं, BIS सर्टिफिकेशन है, मार्क इसके अंदर ISI का मिलता है और ये कंफर्म करता है कि गुड्स जो है बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, कोई परेशानी नहीं है गुड्स के अंदर, ठीक है जी। एंड दिस कंप्लीट्स ऑल योर एक्ट्स। अच्छे से पढ़ लेना इसको, आप दोबारा एक बार वीडियो सुन लेना, अच्छे से समझ लेना, ये एक्ट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी एक्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, जिसे हम अभी डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑल राइट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स थ्रू, अच्छे से याद कर लो इसको, स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवियंसेस। यही शब्द लिखने हैं पेपर में, स्पीडी फटाफट काम होगा, एंड इनएक्सपेंसिव बहुत सस्ते में काम हो जाएगा, रिड्रेसल यानी कि निवारण, ऑफ देयर ग्रीवियंसेस यानी दुख दर्द, जो उन्हें दुख दर्द है, जो प्रॉब्लम्स हैं उसका निवारण, उसका रिड्रेसल हो जाएगा बहुत स्पीड से और बहुत कम पैसों में, ठीक है। देखो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, टाइम एंड मनी। टाइम के लिए उन्होंने बोल दिया स्पीड से काम करेंगे, मनी के लिए बोल दिया इनएक्सपेंसिव तरीके से काम करेंगे। स्कोप इसका बहुत वाइड है और ये सबको, चाहे वो बिग है, स्मॉल है, पब्लिक है, प्राइवेट है, मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है, सर्विस प्रोवाइडर है, गुड्स है या सर्विस है, सबको कवर करती है, मतलब इसके दायरे में सब आ जाते हैं, कोई बचा नहीं है इससे, ठीक है। अच्छा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये 6 राइट्स देती है कंज्यूमर को, ठीक है। वो 6 राइट्स के वो समझ लेते हैं। पहली, राइट टू सेफ्टी, सेफ्टी अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हजार्डस टू लाइफ एंड हेल्थ। जो आपकी जिंदगी के साथ जो आपके लिए जो बहुत ही खतरे वाली चीजें हैं उसको ये उसके अगेंस्ट लोगों को प्रोटेक्ट करता है। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, ये कहता है कस्टमर को पता होना चाहिए कि क्या प्रोडक्ट वो खरीद रहा है, क्या वो सर्विस खरीद रहा है। तो प्रोडक्ट के पीछे आपने देखा होगा, चिप्स का पैकेट आप खरीदते हैं, उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें डली हुई हैं, कब की मैन्युफैक्चरिंग है, क्या प्राइस है, क्या क्वांटिटी है, किस फैक्ट्री में बना है, उस फैक्ट्री का एड्रेस क्या है, इस कंपनी के पास कौन कौन से सर्टिफिकेट्स हैं, वो सब लिखा होता है उसके पीछे। राइट टू चूज, कस्टमर की मतलब मर्जी है कि वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में से कौन सा चूज करे, उसकी इच्छा है, तुमने जबरदस्ती नहीं बेच सकते तुम उसको कुछ। राइट टू बी हर्ड, मतलब मेरी सुनवाई होनी चाहिए अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो, अगर मैं कहीं कंप्लेंट फाइल कर दूं तो मेरी सुनवाई होनी चाहिए, मेरी जो बात है उसका हल निकलना चाहिए। राइट टू बी हर्ड। राइट टू सीक रिड्रेसल, अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विस है जिससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं तो आई हैव द राइट टू सीक रिड्रेसल। रिड्रेसल मीन्स मुझे उस केस में रिलीफ मिलना चाहिए। रिलीफ मतलब मेरी जो प्रॉब्लम है वो ठीक होनी चाहिए, या तो मेरा जो प्रोडक्ट है उसे रिपेयर करके दो, या फिर आप उसे रिप्लेस करके दो, या फिर आप उस प्रोडक्ट की वजह से मुझे कुछ नुकसान हुआ है, उस पर प्रोडक्ट 1000 रुपए का हो और नुकसान मेरे को 10,000 का हो गया उसकी वजह से,
उसकी भरपाई हो, जो भी तरीका है, मेरी जो कष्ट है, जो दुख तकलीफ है, वो आप दूर करके दोगे, बात खत्म। नेक्स्ट इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर हैज द राइट टू अक्वायर नॉलेज एंड बी वेल इन्फॉर्म्ड। भैया मेरे को बताओ क्या चीज है इसमें, मेरे को नॉलेज दो अपने प्रोडक्ट के बारे में, एंड इन्फॉर्म मी अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, दैट इज माई राइट। ओके, सो राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन इज ऑल्सो कवर्ड हेयर। अब भैया कंज्यूमर की राइट्स की तो बात कर ली, कंज्यूमर के पास ये अधिकार है, कंज्यूमर की बात का उसकी सुनवाई होगी, वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है, रिड्रेसल मिलेगा, सब बातें ठीक है। अब भैया कंज्यूमर की अपनी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, खुद भी तो जिम्मेवारी है उसकी, या सब सरकार ही बचाएगी उसको, खुद भी तो दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो देख लेते हैं। बी अवेयर, पता होना चाहिए मार्केट में क्या गुड्स मिल रहे हैं, क्या सर्विसेज मिल रही हैं, क्या प्राइस चल रहा है उनका, कहाँ से माल खरीदना है, कहाँ से नहीं, थोड़ी जानकारी खुद भी रखनी पड़ेगी। उसे सिर्फ स्टैंडर्ड का माल खरीदना चाहिए जिसपे ISI मार्क है, FPO मार्क है, हॉल मार्क है। मतलब मार्क देख के, जब सरकार ने ये मार्क्स बना रखे हैं कि भैया ये जो मार्क होगा जिस प्रोडक्ट पे वो अच्छा है, तो वही मार्क वाले प्रोडक्ट खरीदने चाहिए। बिना मार्क वाले उल्टे सीधे छपरी प्रोडक्ट तुम खरीदोगे तो फिर फंसोगे तुम। उसको प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी रिस्क हैं उसे पता होना चाहिए कि भैया ये रिस्क है इस प्रोडक्ट में, तो मुझे देख के लेना है। जितने लेबल्स है ढंग के उसको ढंग से पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो वेजिटेरियन है और रेड मार्क वाला नॉनवेज वाला सामान खरीद के घर ले आया, फिर बोलेगा मेरी तो एक्सप्लोइटेशन हो गई, मेरी तो एक्सप्लोइटेशन हो गई। ये नहीं करना चाहिए। और उसको इंश्योर करना चाहिए कि वो एक फेयर डील करे। मतलब ऐसा नहीं है कि माल महंगा खरीदा है, वो खुद ही ज्यादा पैसे दे के आएगा तो सरकार क्या करेगी इसमें। जितनी भी उसकी डीलिंग है उन सब डीलिंग में उसको ऑनेस्ट रहना चाहिए। माल खरीदिए उसको उसका बिल लेना चाहिए, कैश मेमो लेना चाहिए, ताकि एक प्रूफ हो कि देखो ये माल मैंने आपकी दुकान से ही लिया है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए। कंज्यूमर सोसाइटी फॉर्म करनी चाहिए उसको, ताकि वो सोसाइटीज आगे और लोगों को एजुकेट करें। एनवायरनमेंट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यहाँ कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए और पोल्यूशन नहीं करना चाहिए। ये एक फोटो है मार्क्स की, ये आप देखो, ये भी आपको रिकॉग्नाइज करने के लिए आ सकता है। ISI इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, मतलब जो BIS मार्क होता है वो ISI मिलता है। FPO इज फूड प्रोसेस ऑर्डर, ये हॉलमार्क साइन है जो ज्वेलरी पर होता है, यहां लिख देता हूं, ज्वेलरी पर ही साइन होता है। अगमार्क एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर। इको मार्क ये होता है आई थिंक जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होते हैं उसके ऊपर ये मार्क होता है। अब वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर की प्रोटेक्शन किन तरीकों से आप कर सकते हो। पहला तो रेगुलेशन बाय बिजनेस, बिजनेस खुद ही ये सोचे कि हाँ यार मुझे कंज्यूमर के साथ ढंग से ट्रीट करना है, उसको हर चीज का ध्यान रख के चलना है, तभी मैं लॉन्ग टर्म में टिक पाऊंगा। दूसरा बिजनेस एसोसिएशंस, बिजनेस की भी कुछ एसोसिएशन, कुछ ग्रुप्स बनते हैं, जैसे फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया, CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। उन्होंने ना कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बना रखे हैं, गाइडलाइन बना रखी है कि भैया इसके हिसाब से आपने बिजनेस करना है, धंधा करना है, तो इसके हिसाब से आपने चलना है। तो वो भी एक तरह से देखना चाहिए। कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर को खुद भी थोड़ा अवेयर रहना चाहिए। जागो ग्राहक जागो इज वन एग्जाम्पल, जो एक योजना जो सरकार ने चलाई थी। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, कंज्यूमर्स को मिलके, वही सेम इस चैप्टर में काफी चीजें रिपीटेड मिलेंगी आपको, बस आपको ध्यान रखना है क्या चीज कहाँ लिखनी है। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कंज्यूमर को एजुकेट करने के लिए। गवर्नमेंट ने हेल्पलाइन नंबर सेट कर रखा है, ये इस पे आप फोन करके अपनी जो भी ग्रीवेंस है उसके बारे में आप बता सकते हो। और ये एक्ट भी सरकार ने बनाया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, जिसके अंदर एक 3 टियर मशीनरी है जो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे काम करती है। ऑल राइट, नेक्स्ट इज रिड्रेसल एजेंसीज अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। रिड्रेसल एजेंसीज, देखो हमने पढ़ा है 3 एजेंसीज आती हैं, ये 4 एजेंसीज हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन एंड द सुप्रीम कोर्ट। अब आप किस केस में तो आप यहां जाओगे, किस केस में आपने इधर आना है, वो सब चीजें यहां पर देखी जाएंगी। कि आप, ऐसा तो नहीं है कि आपके साथ आप 10 रुपए की पानी की बोतल लाए और वो बोतल आपको सील खुली हुई दे दी दुकानदार ने, तो आप वो बोतल लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओगे, तो आपको अंदर घुसने भी नहीं देंगे वो वहां पे कि भाई 10 रुपए की बोतल के लिए तुम सुप्रीम कोर्ट आ गए। यहाँ के जो जज हैं वो खाली थोड़ी बैठे हैं, तो वो काम आपने नहीं करना है जीवन में। तो ये बता रहे हैं आपको कब कहाँ जाना है, वो सब आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ओके, ऑल राइट।
अब यहां पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। सबसे पहली बात तो भैया ये बता दो कंज्यूमर कौन है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर इज डिफाइंड, मतलब कौन है कंज्यूमर पता तो चले। एक्ट्स में ये बेसिक वर्ड भी डिफाइंड होते हैं, क्योंकि लोग इस पे भी झगड़ा करते हैं, भैया मैं तो कंज्यूमर हूं ही नहीं। सामने वाला कहता है ये कंज्यूमर कैसे है, ये तो ट्रेडर है। तो ऐसे करके भी लोग झगड़ा करते हैं, तो ये भी डिफाइन करना जरूरी है। एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड्स, कोई भी व्यक्ति कोई भी गुड्स खरीदे फॉर अ कंसिडरेशन विच हैज बीन पेड और प्रॉमिस्ड, या तो वो दे चुका है या उसने पैसे दिए नहीं है, उसने वादा कर दिया देने का, या कुछ पैसे दे दिए कुछ का वादा कर दिया, पार्टली पेड और पार्टली प्रॉमिस्ड। बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु ऑब्टेन्स गुड्स फॉर रीसेल और एनी कमर्शियल पर्पस। मैंने एक एसी खरीदा अपने घर के लिए, तो मैं कंज्यूमर हूं, लेकिन अगर मैंने एसी खरीदे हैं किसी होलसेलर से आगे बेचने के लिए, मैंने 100 एसी खरीद लिए, तो भैया मैं कंज्यूमर नहीं हूं, मैं एक दुकानदार हूं। बात समझ रहे हो आप। मैंने अगर 100 एसी खरीद लिए किसी होलसेलर से और मेरी दुकान है, मैं आगे बेचूंगा, तो मैं कंज्यूमर नहीं हूं। बट अगर मैं अपने घर के लिए एसी खरीदता हूं तो मैं कंज्यूमर हूं। ठीक है, एक तो बात ये क्लियर हो जाती है। अगर कोई बंदा सर्विस लेता है बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु अवेल सर्विस फॉर सच कमर्शियल पर्पस, अगर आप सर्विस लेते हो आगे कोई सर्विस देने के लिए, मतलब आपका एंगल वही है, आपका बिजनेस है वो, आप कंज्यूमर नहीं हो। बेसिकली अगर सपोज मैं कोई सर्विसेज ले रहा हूं और उसके बदले में आगे भी सर्विस देता हूं, तो मेरा तो व्यापार हो गया वो, तो मैं कंज्यूमर नहीं हूं। बट अगर मैं सर्विस ले रहा हूं सपोज अपने घर पे एसी ठीक कराने के लिए, तो मैं कंज्यूमर हूं। अपने पर्सनल पर्पस के लिए सर्विस ले रहे हो तो कंज्यूमर हो, बिजनेस पर्पस के लिए ले रहे हो तो आप कंज्यूमर नहीं हो। ठीक है जी, इतनी बात तो होगी कि कंज्यूमर कौन है। अब हु कैन फाइल अ कंप्लेंट, कंप्लेंट कौन फाइल कर सकता है। एनी कंज्यूमर, ठीक है, कोई भी कंज्यूमर कर सकता है। कोई अगर कंज्यूमर एसोसिएशन है, सपोज कुछ कंज्यूमर्स इकट्ठे होकर एक एसोसिएशन बना लेते हैं, भाई हमारा लीडर ये है, ये हमारी बात को आगे तक रखेगा, वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए लेकिन, ठीक है, रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, वो भी यहां पर आ जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट भी केस फाइल कर सकती है, भी कोई कंप्लेंट फाइल कर सकती है। ठीक है, वन और मोर कंज्यूमर्स ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर, सपोज 100 कंज्यूमर है जिनके साथ गलत हो रहा है। कोई बिल्डर था, उसने 100 लोगों को फ्लैट बना के देने थे, उसने नहीं दिए, वो 100 लोग इकट्ठे आ गए और उन्होंने एक लीडर चुन लिया, तो वो भी कंप्लेंट फाइल कर सकता है। लीगल हेयर ऑफ अ डिसीज्ड कंज्यूमर, यानी कि जो कंज्यूमर था उसकी किसी कारण से मृत्यु हो गई, डेथ हो गई, तो उसका जो लीगल हेयर है वो भी कंप्लेंट फाइल कर सकता है। ओके, अब कंप्लेंट फाइल कैसे करनी है, कौन सी कंप्लेंट कहां जाएगी वो देख लेते हैं। पहला हो गया आपका डिस्ट्रिक्ट फोरम। डिस्ट्रिक्ट फोरम में कौन कौन होता है। पहला तो इसके अंदर आएगा आपका कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 अदर मेंबर्स, वन ऑफ होम शुड बी ए वुमन। प्रेसिडेंट और 2 मेंबर और होने चाहिए, उन दोनों में से एक महिला होनी चाहिए। इन सबको अपॉइंट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट इन्हें अपॉइंट करेगी। इसके अंदर जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अलॉन्ग विद कॉम्पेंसेशन, जितने रुपए का सामान या सर्विस है बदले में जो आप मुआवजा मांग रहे हो, सब मिला के 20 लाख रुपए के अंदर अंदर है, तो चुपचाप डिस्ट्रिक्ट फोरम में चले जाओ। ठीक है जी। अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम के फैसले से आप संतुष्ट नहीं हो तो 30 दिन के अंदर अंदर स्टेट कमीशन में चले जाना। ठीक है, पहली बात तो आपका केस 20 लाख रुपए तक का है, तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में ही जाओगे और कहीं जाना ही नहीं है। हायर अथॉरिटी के पास जब जाओगे, अगर आप उसके फैसले से संतुष्ट नहीं हो तो स्टेट कमीशन, इसमें भी वही प्रेसिडेंट है और 2 मेंबर हैं, एक महिला होनी चाहिए। ठीक है, नॉट लेस देन 2, मतलब कि कम से कम 2 मेंबर तो इसके अंदर होने ही चाहिए, कम से कम 2 मेंबर। ये बात यहां पे नहीं लिखी थी, इसमें कम से कम 2 होनी चाहिए स्टेट कमीशन में, और उसमें से एक महिला होनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करती है। ये कहता है भैया आपका 2 लाख से ज्यादा, आपका 20 लाख से ज्यादा का केस होना चाहिए और 1 करोड़ से कम का। अगर ये कंडीशन है तो सीधा स्टेट कमीशन के पास आ जाओ और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और अगर हमारे फैसले से संतुष्ट नहीं है तो 30 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन ऑर्डर पास होगा वहां से 30 दिन गिने जाएंगे, 30 दिन के अंदर अंदर नेशनल कमीशन के पास पहुंच जाना। अब नेशनल कमीशन क्या कहता है, इसमें प्रेसिडेंट होगा और एटलीस्ट 4 मेंबर, कम से कम 4 मेंबर होंगे, ऊपर वाले में 2 थे, उनमें से एक महिला होगी। और इन्हें अपॉइंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी तक स्टेट कर रही थी। ठीक है,
और आप नेशनल कमीशन में कैसे आओगे? या तो स्टेट कमीशन के फैसले से खुश नहीं हो तब आओगे, या फिर आपका केस ही 1 करोड़ रुपए से ऊपर का है तो भैया सीधा नेशनल कमीशन में आ जाओ। ठीक है। ऑर्डर पास बाय द नेशनल कमीशन इन अ मैटर ऑफ इट्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इज अपीलेबल बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। मतलब कि देखो, यहां आपको लिख के बताता हूं। नेशनल कमीशन में आने के 2 तरीके हैं। एक तो आप स्टेट कमीशन के फैसले से संतुष्ट नहीं थे इसलिए आ गए, दूसरा आपका केस 1 करोड़ प्लस का था। तो ये कह रहा है इस वाले केस में तो आप नेशनल कमीशन के बाद कहीं नहीं जा सकते, आपका नेशनल कमीशन वाला फैसला अंतिम फैसला है। और अगर 1 करोड़ वाले फैसले के लिए, जिसमें आप पहली बार नेशनल कमीशन में आए हो, अगर 1 करोड़ वाले फैसले के लिए आप पहली बार नेशनल कमीशन में आए हो, एंड वेयर द पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ नेशनल कमीशन, तब वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। आई रिपीट, सुप्रीम कोर्ट में आप तभी जा सकते हो जब आपका मैटर 1 करोड़ रुपए से ऊपर का था, जो सीधा नेशनल कमीशन में आया था, और आप नेशनल कमीशन के फैसले से संतुष्ट नहीं हो, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अगर आप स्टेट कमीशन से हार के आए हो नेशनल में और नेशनल से संतुष्ट नहीं हो, तो सुप्रीम कोर्ट के पास आप नहीं जा सकते। ठीक है। मोरओवर, इफ द केस इज डिसाइडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट फोरम, appealed before the state commission, and thereafter the order of state commission can be challenged before the national commission and no further। वही बात लिखी है। अगर आप नीचे से हारते हुए आ रहे हो और आप ऊपर आके सोचो मैं सुप्रीम कोर्ट चले जाऊं, तो पॉसिबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में केवल तभी जा सकते हो जब 1 करोड़ से ऊपर का केस है और नेशनल कमीशन के फैसले से आप खुश नहीं हो, बस, और कोई दूसरा ऑल्टरनेट नहीं है। रिलीफ अवेलेबल क्या होगा? अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है कि हाँ भाई आपके साथ गलत हुआ है, तो वो क्या करेगी? वो सामने वाले पार्टी को अपना क्या कहेगी, भैया इनका जो डिफेक्ट है प्रोडक्ट में, वो डिफेक्ट दूर करो, या फिर रिप्लेस करो, या इनके पैसे वापस करो, या इनके मुआवजे के तौर पे इनको एक रीजनेबल अमाउंट पे करो, या इनको प्यूनिटिव डैमेजेस पे करो। और साथ साथ ये भी कह सकती है कि जो आप ये उल्टे काम कर रहे हो, ये इसको बंद कर दो, फ्यूचर में नहीं होने चाहिए। आगे से कस्टमर को कोई हजार्डस गुड्स या सर्विसेज नहीं देने आपको। अगर मार्केट में कुछ है तो उन्हें विड्रॉ करो। हजार्डस गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग बंद करो अपनी फैक्ट्री में, और एक अमाउंट वो अपना तय कर लेंगे, नॉट लेस देन 5%। ये अमाउंट आप क्रिएट कर दो कहां पे? कंज्यूमर वेलफेयर फंड। सरकार बोलेगी भैया कंज्यूमर वेलफेयर के लिए मैंने फंड बनाया है, जिसमें मैं कंज्यूमर्स को एजुकेट करती हूँ, उनके फायदे के लिए काम करती हूँ, 5% पैसा वहां डाल दो, कम से कम 5%। ठीक है, यहां लिखा है नॉट लेस देन 5%। भैया जब मांग रही हो कम से कम 5% तो ले लो। और अगर आपकी कोई मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट थी तो उसको नलीफाई करने के लिए एक करेक्टिव एडवर्टाइजमेंट, एक सही एड आप छाप दो या पब्लिश करो, टू पे एडुकेट कॉस्ट टू द अप्रोप्रिएट पार्टी। ठीक है, कुछ अगर उसको आपको पैसे देके कुछ उल्टा रहा होता है तो वैसे करो, लेकिन खत्म करो इस केस को। रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओज। देखो ये जो एनजीओ होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। पहले तो कंज्यूमर को एजुकेट करते हैं उसकी राइट्स के बारे में। ये पीरियोडिकल्स निकालते हैं, मैगजीन्स निकालते हैं, तो ताकि कस्टमर को नॉलेज मिले। ये अलग अलग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को ये चेक करते रहते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं। ये कंज्यूमर्स को एनकरेज करते हैं कि भैया कुछ गलत हो गया तो आवाज़ उठाओ, प्रोटेस्ट करो। कोई लीगल हेल्प चाहिए होती है तो ये भी देते हैं कंज्यूमर्स को। कंप्लेन फाइल करने में मदद करते हैं, टेकिंग एन इनिशिएटिव इन फाइलिंग केसेस, तो इन सब चीज़ों में वो मदद करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस या फिर एनजीओज के यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं, आपको 2-3 पता होने चाहिए। कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल दिल्ली, कॉमन कॉज काउंसिल, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन वॉइस, CERC कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, और ये कुछ और एग्जांपल्स हैं, ये आप पढ़ लेना एक बारी। सो बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत कम टाइम में हमने कवर कर लिया है एक ही क्लास में। तो इसको आप अच्छे से एक बार देख लेना, वीडियो को जरूरत हो तो दोबारा सुन लेना। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं अगली क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।